हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के साथ मैं हूं पी के आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आप थंबनेल में देख रहे होंगे जो हेडिंग बना हुआ है वो हेडिंग है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपके हेडिंग में आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद बना हुआ है और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कौन कौन से और क्या क्या चर्चा इसमें की गई है। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम समझते तो संविधान की अगर बात करें तो इसमें दो बात आपको फोकस करना है, दो बात को ध्यान रखना है। एक जो है वो है मूल संविधान और दूसरा जो है वो है वर्तमान संविधान। अगर इसमें हम चर्चा करें संविधान में, एक है आपका मूल संविधान और दूसरा जो है वो है वर्तमान संविधान। कभी अगर सवाल पूछे कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में जो भाग की संख्या थी वो थी 22। कितना थी? 22। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान संविधान में जो है वो कुल 25 भाग है और इसी 25 भाग को अलग अलग बांटकर इसमें अनुच्छेद को शामिल करके हम संविधान की अध्ययन करते हैं। आप एक बात और जानकारी प्राप्त करेंगे कि मूल संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या थी वो थी 395। अगर कभी सवाल पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो 395, लेकिन अगर मूल संविधान में भाग बोले तो 22 और अगर वर्तमान संविधान में बोले तो भाग 25। आइए हम आज की सेशन की शुरुआत करते। पहला जो है वो है भाग 1। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो भाग 1 है। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसमें जो अनुच्छेद चलेगा वो 1 से कितना तक? 4 तक चलेगा। सवाल पूछ सकता कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, ये बात कहाँ चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है सर? तो भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते सिक्किम, सिक्किम को जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे है अनुच्छेद 3, नए राज्यों के गठन, क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है। कहता है कोई अगर क्षेत्र हो, किसी का अगर सीमा की बात करें, किसी राज्यों का नाम अगर बदलना हो तो शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ये चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये चर्चा किया गया है अनुच्छेद 3 में। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते कि मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। अगर हम बात करें झारखंड का तो 15 नवंबर जो एक डेट है, ये 15 नवंबर जयंती मनाया जाता है बिरसा मुंडा का। किसका जयंती मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का। इसका मतलब है सर बिरसा मुंडा जयंती जो मनाए जाते हैं वो 15 नवंबर मनाए जाते हैं। सर ये बिरसा मुंडा जो है एक आंदोलन का नेतृत्व किया, एक विद्रोह का नेतृत्व किया जिसका नाम है मुंडा विद्रोह। कभी अगर सवाल पूछे कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो बिरसा मुंडा ने किया। और अगर सवाल पूछे कि मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है तो इसका नाम है उल गुलान विद्रोह। क्या नाम है? उल गुलान विद्रोह। अगर कभी सवाल पूछे कि उल गुलान विद्रोह के नाम से किसको जानते हैं तो उल गुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं वो मुंडा विद्रोह को जानते हैं। और क्या है? तो महान उथल पुथल विद्रोह। इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता, महान उथल पुथल विद्रोह। महान उथल पुथल विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता? तो महान उथल पुथल जो विद्रोह कहा जाता वो कहा जाता है किसको? तो वो कहा जाता है मुंडा विद्रोह को। किसको कहा जाता है? मुंडा विद्रोह को। अगर हम बात करें भाग 2 का, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें हम भाग 2 का तब भाग 2 में जो चर्चा किया गया है वो किया गया है नागरिकता का। किसका चर्चा किया गया है? नागरिकता का। ये कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है जो अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। कभी सवाल पूछे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो भाग 3 को कहा जाता है।
अगर कभी सवाल हो कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे, तो भाग 3 को जो है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहेंगे। सर, ये मौलिक अधिकार जो बात करें, वो मौलिक अधिकार की संख्या जो थी वो थी 7। कितनी संख्या थी? 7। लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। सर, हटाया किसको गया? तो हटाया गया वो है संपत्ति का अधिकार। कभी सवाल हो कि सर मौलिक अधिकार की श्रेणी से कौन से अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आइए हम समझते। पहला है समानता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 14 से 18। सबको बराबर दृष्टि से देखना है, समान दृष्टि से देखना है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे बोलने का, उसे कहीं घूमने का, ये स्वतंत्रता है उसे प्राप्त। अनुच्छेद किसमें है? तो 19 से लेकर 22 तक। आगे है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो जो है वो आपका अनुच्छेद 23-24 में है। यानी किसी व्यक्ति को आप शोषण नहीं कर सकते, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से जो है वो 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में चर्चा है। और यही जो है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में, जिसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कभी प्रश्न हो कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो है 44वां संविधान संशोधन। कब सर? तो 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल पूछे जाते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, तो 1976 में। और एक सवाल पूछे जाएंगे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो हुआ 1978 में। इस संशोधन होता क्या सर? संशोधन का मतलब होता है विचार विमर्श करके उसमें कुछ कमी हो गई, कुछ त्रुटियां हो गई, किस चीज को ऐड करने की जरूरत हो या किस चीज को हटाने की जरूरत हो, तो हम संविधान संशोधन के द्वारा उसे जोड़ सकते या उसे हम हटा सकते हैं। आइए, जो 7वां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का चर्चा जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 32 में। लिखा हुआ है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। हमने अभी बता के आया कि जो मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी मूल संविधान वो कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 6। हटाया किसको गया? तो संपत्ति के अधिकार को। आगे है अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद जो 13 है उसमें चर्चा किया गया मूल अधिकार से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। जो असंगत हो, जो संगत में नहीं हो, जो थोड़ा डिफरेंट हो, उसको हम जो है वो किस में चर्चा करते? तो उसमें करते अनुच्छेद 13 में। आइए हम आगे बात करते। पहला अपना है वो है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। देखिए इसमें क्या चर्चा है। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। और अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। यानी किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर उसको हम लोग विभेद नहीं कर सकते हैं। जो है अपनी जगह पे सब ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है वो है लोक नियोजन। इसका मतलब है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, सभी को समान दृष्टि से रोजगार मिलेंगे। और ये जो चर्चा किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 16 में। आगे हम बात करते समानता के अधिकार के में आगे चर्चा करते हम, तो है अनुच्छेद 17। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब है जो छुआछूत की बात करें, हम किसका बात कर रहे हैं? छुआछूत। छुआछूत की बात करें, ये सब चीज का जो अंत किया गया वो किससे किया गया? तो अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 18 क्या है सर? जितने भी प्रकार की उपाधियां थी वो सबको इंड किया गया, सबको अंत किया गया। लेकिन याद रहे आपको, किसी प्रकार का शैक्षणिक उपाधि हो या सैन्य उपाधि हो तो दी जा सकती है, उसे समाप्त नहीं किया गया है। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो करें अनुच्छेद 19 का। कहता अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं। किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है,
संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है, और भारत में किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है, उसको बसने का अधिकार है, साथ ही साथ उसे आजीविका का भी अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपको लगता है कि हम दोष सिद्ध है, हमें ने कोई गलती नहीं की, तो आप अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपने जो न्यायालय में अपनी आवाज, अपनी गुहार लगा सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 21, कहता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में देखे गए प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस में है, तो अनुच्छेद 21 में है। देखिए जरा नीचे में नोट पॉइंट में एक चर्चा किया गया है, बहुत बेहतरीन बात का। क्या लिखा गया है, लिखा गया है 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार माना। बोला कि नहीं भाई, ये जो है मूल अधिकार की श्रेणी में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा बोला कि निजता का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाएगा। ये चर्चा कब आया, तो 24 अगस्त 2017 को। कहता अनुच्छेद 21 के क्या, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कहता है वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष है, उनको जो है वो निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है, और साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा भी एकदम जरूरी है कि आपको शिक्षा प्राप्त करना ही है। एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसकी चर्चा की गई, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया, तो 2002 में किया गया। प्रश्न अगर कभी पूछे कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये जो हुआ वो हुआ 2002 में। और अभी हम बता के गए कि 42वां संविधान संशोधन, और एक चर्चा करके गए वो किए 44वां संविधान संशोधन। आइए हम इसकी चर्चा करते। आगे है कथा अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ये गिरफ्तारी के संबंध में अपना बचाव कर सकते हैं। आगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो सबसे पहला अनुच्छेद 23 कहता मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक है। मतलब जिनकी उम्र बहुत कम हो उनको आप काम नहीं करा सकते, कहीं कारखाने में उसको काम नहीं करा सकते। लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक है। ये चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 24 में है। कम उम्र के बच्चों को शिक्षा न दे करके उसे कहीं होटल में, कहीं कोई फैक्ट्री में, कहीं कारखाना में उसे लगा दिए जाते काम धंधे पे, तो ये जो है वो बच्चों के श्रम पे रोक लगाया गया कि बच्चों को हम काम पे नहीं रखेंगे। ये इसी को बोलते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 की चर्चा की गई है। आगे हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 25, धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। 25 के 1 में लिखा गया है सिख समुदाय के लोगों को कृपान धारण करने का अधिकार। वो जो है वो कृपान धारण कर सकता है। अनुच्छेद कहाँ पे लिखा गया है, तो 25 में लिखा गया है। आगे है अनुच्छेद 26, धर्म के प्रबंधन का अधिकार। कौन सा है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अब देखिए ध्यान से, आपके मन में विचार चल रहा है कि सर कृपान क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं भी बात कर रहा हूँ कृपान क्या होता है। देखिए कृपान अगर रियल वर्ड बोले तो इसमें 2 शब्द है। अगर मैं लिखूं ऐसे चर्चा करके कृपान, मैं ऐसा लिख रहा हूं तोड़कर कृपान, इसमें 2 शब्द है। एक है कृपान, कृपान, एक है कृपा, और दूसरा वर्ड है आन। ये दोनों वर्ड को मिलाएंगे तो बना है कृपान। सर कृपा का मतलब होता है दया, और आन का मतलब होता है कृपा। इसका मतलब है, ये मतलब हुआ कि हम किसी दया के लिए कृपा करेंगे। ये जो है वो वर्ड है वो है कृपान। और ये किसके लिए है सर, तो सिख समुदाय के लिए। कृपान में 2 शब्द है, कृपा और आन। कृपा का मतलब दया होता है और आन का मतलब होता है कृपा। आगे हम अगर चर्चा करें तो है अनुच्छेद 26, जो कहता है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार। 27 कहता है कि धार्मिक काज के धन पर टैक्स कर नहीं लगेगा। धार्मिक मामले में आपको जो है वो टैक्स देने का प्रावधान नहीं है। इसका जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 27 में किया गया। 28 में क्या है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा
या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। एक अब चर्चा कहाँ चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 28 में चर्चा किया गया है। आगे हम अगर बात करें तो अगला जो है उस पर अगर हम चर्चा करें तो आगे देखते हैं हम नए पीडीएफ में, वो है संस्कृति एवं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये कहाँ है, अनुच्छेद 29 में लिखा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। सर, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान को वो खोल सकता है। आगे है अनुच्छेद 32 जिसमें चर्चा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। कभी प्रश्न पूछे जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो संविधान की आत्मा एवं संविधान की जो हृदय कही गई वो कही गई अनुच्छेद 32 को किसने कहा सर, तो है बी आर अम्बेडकर। हम वही बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। आगे है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रीट जारी करने का प्रावधान भी है। वो कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 32 में है। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की गई है जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान दीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि न्यायालय में, कोर्ट में किसी व्यक्ति को सामने से उपस्थित करना, यानी किसी व्यक्ति को कोर्ट में, न्यायालय में उपस्थित करना, इसी को बोला गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे है परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये सारा जो चर्चा किया गया है वो किया गया है किसमें, तो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 32 में। आगे की बात करें भाग 4, भाग 3 के बाद हम भाग 4 की ओर चले। भाग 4 में है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं। आप कमेंट में आंसर देंगे, आप कमेंट में आंसर देंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसका प्रावधान कौन सा देश से लिया गया है। आप कमेंट में आंसर देंगे कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसका प्रावधान जो है हमारे संविधान में जो किया गया वो कौन से देश से लिए गए हैं। इसमें है अनुच्छेद 36 से कामन। कहता है 39 के का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन और 44 में है समान नागरिक संहिता। आगे 1945 में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। 48 के का बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण। 50 में चर्चा किया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का कैसे अलग किया गया है। आगे अनुच्छेद 51 वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे हम अगर चर्चा करें मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य में है अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगर कभी सवाल पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 51 के। कहता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो 1976 में हम पहले चर्चा किए मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगर कभी सवाल पूछता कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको हमारे पीछे चर्चा कर चुके और एक चर्चा किए 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है। अगर सवाल पूछे कि मूल्य कर्तव्यों को कहाँ से इसको सम्मिलित किया गया, तो पूर्व सोवियत संघ। सर, वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 11 है। कभी अगर सवाल पूछे कि वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11। आगे है 86वां संविधान संशोधन, अभी हम चर्चा किए जो 2002 में हुआ। इसके तहत 11वां जो मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है और प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया। देखिएगा आगे जो है वो चर्चा किया गया है भारत का राष्ट्रपति। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52, तो इसमें चर्चा है भारत का राष्ट्रपति का। सर, अनुच्छेद 53 में है शक्तियां, जो राष्ट्रपति के शक्तियां हैं
कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो कहाँ चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद 53 में। और ये चर्चा किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो है अनुच्छेद 52 में। आप कमेंट में आंसर देंगे कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। और एक और आप कमेंट में आंसर देंगे कि वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है। अगर बिहार का राज्यपाल बोले तब कौन है और भारत के राष्ट्रपति कौन है, दोनों चर्चा करेंगे हम, लेकिन आप अभी कमेंट में आंसर देंगे। आगे अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। पद की जो अवधि है वो उसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 57 में जो चर्चा किया गया वो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। किसका चर्चा है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आगे हम अगर बात करें तो आगे है वो है अनुच्छेद 58। ध्यान देंगे अनुच्छेद 58 का अगर हम जिक्र करें, थोड़ा इस पे हम चर्चा करें। अनुच्छेद 58 तो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं। आगे 59 में है राष्ट्रपति की पद की शर्त। क्या क्या कंडीशन है राष्ट्रपति के पद का। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो चर्चा अनुच्छेद 60 में। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो क्षमादान की शक्ति। कभी अगर सवाल पूछे कि क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में। ये राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है जिसमें राष्ट्रपति किसी को दिए गए सजा को, दंड को कम करा सकता या उसे क्षमा भी करा सकते हैं, उसे माफ भी करा सकते हैं। अनुच्छेद 85 में चर्चा किया गया है लोकसभा का सत्र या सत्रावसान या विघटन। 123 में चर्चा है अध्यादेश जारी करना। और 143 में है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह की जरूरत है तो यह हमारे संविधान में जो चर्चा की गई है वो की गई है अनुच्छेद 143 में। अब हमने जैसे राष्ट्रपति की चर्चा किया उसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति की। आप हमारे कमेंट में आंसर देंगे कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। आप जरूर से आंसर देंगे कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अनुच्छेद 63 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद, मतलब राष्ट्रपति जैसे है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी एक पद होगा, ये चर्चा है 63 में। 64 में चर्चा किया गया है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का चर्चा अनुच्छेद 66 में है। 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कि इसके जो कार्यकाल कितने दिनों का होता है। आगे हम अगर बात करें अनुच्छेद 69 का, जिसमें चर्चा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। हमने जिस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा की, अभी हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। सर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह है अनुच्छेद 74 इसमें राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अनुच्छेद 78 में जो चर्चा किया गया वो राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व, इसकी जो चर्चा की गई है वो किया गया है अनुच्छेद 78 में। आगे हम बात करें संवैधानिक पद एवं निकाय। कुछ संवैधानिक पद है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक है भारत का महान्यायवादी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते एजी। क्या बोलते हैं, एजी। अच्छा, ऐसा एक कंफ्यूजन कर देगा और एक लिखेगा सीएजी। हम बोले एजी और कभी कंफ्यूजन कर देगा सीएजी, तो आप कमेंट में हमें आंसर देंगे कि सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए हम चर्चा करें भारत के महान्यायवादी का जो चर्चा किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 76 में, जो सरकार का विधिक अधिकारी होता है। कभी सवाल पूछे कि सरकार का विधिक अधिकारी कौन है, तो भारत का महान्यायवादी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सरकार के व्यय का लेखा जोखा, सरकार के पास कितने खर्च हो रहे हैं उसका लेखा जोखा कौन रखता है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखते हैं। आगे हम अगर चर्चा करें तो है अनुच्छेद 280 जो वित्त आयोग। क्वेश्चन पूछे वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है, तो 280। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, आपने नाम सुना होगा यूपीएससी।
उसी प्रकार से है हर राज्यों में, वो है बीपीएससी, ये बिहार के लिए, यूपीपीएससी ये उत्तर प्रदेश के लिए, जेएचपीएससी ये झारखंड के लिए। ये हर राज्यों में अलग अलग पीसीएस एग्जाम होते हैं। तो कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो चर्चा है वो कहा है अनुच्छेद 315 में। और निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग का जो चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 324। आइए आगे हम चर्चा करें संसद का। संसद, सांसद अलग चीज है और संसद अलग चीज है। अगर कभी चर्चा करें सांसद, चर्चा करें सांसद, तो सर सांसद जो है वो अलग है और संसद जो है वो अलग है, दोनों में डिफरेंट है। संसद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी। इसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है पूरा नाम? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कभी अगर सवाल पूछे कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो सांसद। मतलब संसद में बैठने के लिए जो एक पद है वो है सांसद। हर कोई जाके संसद भवन में नहीं बैठ सकता। आप हमारे कमेंट में आंसर देंगे कि भारत के जो नए संसद भवन है, भारत का जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है। भारत के जो नए संसद भवन बना उसका वास्तुकार कौन है, इसका आप कमेंट में हमें आंसर देंगे कि नया वास्तुकार कौन है। आगे चर्चा करें अनुच्छेद 79 का, तो संसद का गठन। राज्यसभा का जो चर्चा किया गया संरचना बोले तो गठन अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का जो चर्चा किया गया वो किया गया 81 में। आप हमें कमेंट में आंसर देंगे, आप हमें कमेंट में आंसर देंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। और एक आंसर आप और देंगे कि जो राज्यसभा है उसका भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अनुच्छेद अगर हम 89 की बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उप सभापति का चर्चा किया गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 93 का, जिसमें चर्चा है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। सर लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। सर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? आप कमेंट में हमें आंसर देंगे कि वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आगे है अनुच्छेद 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार तथा गणपूर्ति। अगर मान लिए कहीं पे मत बराबर हो गए, वोट बराबर हो गया, बहुमत बराबर हो गया, तो ऐसे में निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 100 में। 105 में है संसद की विशेष शक्ति, 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अगर लगे तो संसद कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आगे चर्चा करें 110 का, तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। सर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय, यानी धन विधेयक की जो चर्चा की गई है वो की गई अनुच्छेद 110 में, और 112 में किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वित्त विधेयक का जो चर्चा किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 117 में। कहाँ पे चर्चा है? अनुच्छेद 117 में। आगे हम अगर बात करें तो आगे है सर्वोच्च न्यायालय। आगे अपना जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा टॉपिक है? सर्वोच्च न्यायालय। आप देख पा रहे हेडिंग बना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। कभी अगर लिखा गया है हाई कोर्ट तो इसका मतलब है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और अगर कभी सर्वोच्च न्यायालय लिखा गया है इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते और हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय बोलते। आइए एक कमेंट में आंसर देंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कभी अगर सवाल पूछे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई तो आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। अनुच्छेद 124 में चर्चा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होना चाहिए, इसका गठन होना चाहिए। इसका चर्चा जो है 124 में है। कितना में है चर्चा? तो अनुच्छेद 124 में। आगे बात करें अनुच्छेद 129। कितना है? अनुच्छेद 129। इसमें है सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय होगा।
आगे 1931 में जो चर्चा किया गया है वो किया गया है मूल अधिकार क्षेत्र। और 137 में अनुच्छेद में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना है। ये कहाँ पे चर्चा किया गया है? तो 137 में। आइए अब हम चर्चा करें राज्यपाल के बारे में। आइए सबसे पहले राज्यपाल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फिर से एक बार जिक्र करता हूं कि आप कमेंट में आंसर देंगे कि वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है। आइए अनुच्छेद 152 की बात करें तो राज्यसभा की परिभाषा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का जो है चर्चा अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल को जो चुना जाएगा वो अनुच्छेद 155 में। ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। और 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। एक मतलब है कि जब कोई आपातकालीन परिस्थितियां हो गए तो राज्यपाल का कौन कौन सा कार्य है। और 161 में जो चर्चा किया गया है वो किया गया है क्षमादान की शक्ति। आगे है राज्य मंत्री परिषद। इसमें जो हमें पढ़ना है वो 3 मुख्य अनुच्छेद जानना है। एक है अनुच्छेद 163, एक है अनुच्छेद 164 और एक है अनुच्छेद 165। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। आप हमें कमेंट में आंसर देंगे कि वर्तमान समय में जो दिल्ली है, दिल्ली का जो क्षेत्र है जहां पे अभी चुनाव हुए उसमें किस पार्टी ने सबसे अधिकतम बहुमत लाया है? आप कमेंट में हमें आंसर देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि दिल्ली के पूर्व सीएम कौन थे। आगे 164 की अगर अनुच्छेद की बात करें तो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और 165 की बात करें तो है महाधिवक्ता, यानी ये जो है राज्य सरकार का वकील होता है। महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार का वकील होता है। आगे अगर हम चर्चा करें राज्य विधान मंडल का, किसका चर्चा कर रहे हैं? राज्य विधान मंडल। ये जो चर्चा है वो है अनुच्छेद 168। इसमें क्या है चर्चा कि राज्यों के विधान मंडलों का गठन होगा। इसका चर्चा 168 में है। विधान परिषद का गठन होगा, उसकी समाप्ति होगी 169 में है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण वो है अनुच्छेद 176 में। धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 199 में। और अनुच्छेद 200 में क्या है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधायकों पर राज्यपाल की अनुमति। जो राज्यपाल की अनुमति की चर्चा अगर हम करें तो वो है अनुच्छेद 200 में। किसमें चर्चा? अनुच्छेद 200 में। 213 में चर्चा है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल कौन सा अध्यादेश जारी करेगा इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 213 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये चर्चा किया गया अनुच्छेद 214 में। कितना में है? 214। आगे चर्चा करें अनुच्छेद 219 का तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हम लोग जज बोलते, उसके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसका जो चर्चा किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 219 में। और 226 में चर्चा किया गया है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्तियां हैं। हमने रीट के बारे में ही पीछे चर्चा किया। 233 में चर्चा किया गया है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज होंगे उसकी जो नियुक्ति करने का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 233 में। आइए जरा हम समझते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता अनुच्छेद 300 के क्या है? अनुच्छेद 300 का जो क्या है उसमें संपत्ति का अधिकार, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना है। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे गए हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं का जो वर्णन है वो किस में है? तो अनुच्छेद 312 में है। कहता है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। जनजाति कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। किसके सलाह पे करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। आगे हम चर्चा करें अनुच्छेद 249। ध्यान से समझिएगा।
अनुच्छेद 249 की हम चर्चा करें तो कहता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार। सर, सूची के बारे में आपको चर्चा है कि वर्तमान समय में जो है वो कितने अनुसूची है, तो वर्तमान समय में जो है वो 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12। तो इसमें कहता है कि राज्य सूची, आपने नाम सुना होगा, राज्य सूची होता, समवर्ती सूची होता है। तो सर, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का जो प्रावधान है वो कहाँ पे है? अनुच्छेद 249 में। अंतर जातीय जल विवाद, अगर कोई जल विवाद हो एक राज्यों से दूसरे राज्यों के बीच में, तो ऐसे लेवल पे जो समझना है उसका जो चर्चा किया गया 262 में। आगे है अंतरजातीय परिषद, ये है 263। संचित निधि जो जमा राशि है वो है 266। और आकस्मिक निधि जो आपातकालीन राशि होंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित है ये है अनुच्छेद 267 में। आगे हम अगर बात करें तो अपना टॉपिक है लोकसभा एवं राज्यसभा में आरक्षण। सर, आरक्षण की बात करें, किन किन को आरक्षण दिया गया है? तो सबसे पहला अनुच्छेद 330 जिसमें लोकसभा में SC ST के सीटों को लेकर के आरक्षण दिया गया है। 332 में राज्यसभा की विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के आधार पर और राज्यसभा में 332 के आधार पर। सर, कोई भी सेवा हो या कोई भी पद हो तो उसमें SC ST के दावे के लिए 335 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। और SC ST आयोग, इसका अगर चर्चा करें तो 338 या 338 है। अगर हम बात करें SC का, किसका बात करें? SC, और एक वर्ड है ST। SC का पूरा नाम है शेड्यूल कास्ट। क्या नाम है? शेड्यूल कास्ट। और ST का मतलब है शेड्यूल ट्राइब। इसका जो पूरा नाम है वो है शेड्यूल कास्ट। और अगर ST की बात करें तो इसका पूरा नाम है वो है शेड्यूल ट्राइब। क्या नाम है? शेड्यूल ट्राइब। ध्यान दीजिएगा, SC को और ST का जो पूरा नाम है वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसको हिंदी में बोलते अनुसूचित जाति। SC को बोलते हैं अनुसूचित जाति और ST को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। आइए हम आगे चर्चा करें। आगे अनुच्छेद 338 में है, वो कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया वो 338 के B के आधार पर, और इसका जो चर्चा है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुए? तो 2018 में हुआ। अनुच्छेद 343 में चर्चा है संघ की राज्य भाषा। सर, जो संघ है अपना जो केंद्र है उसकी राज्य भाषा क्या होगी? आगे है 243A से O। इसका मतलब है 243A से 243O तक जो चर्चा है वो चर्चा है ग्राम पंचायत का। किसका चर्चा है? ग्राम पंचायत का। आप एक कमेंट में आंसर देंगे कि त्रिस्तरीय, बात करें हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो चर्चा किया गया है वो किस समिति के आधार पर किया गया है? आप कमेंट में हमें आंसर देंगे। चलिए, आपातकालीन प्रावधान देखिएगा, कुछ आपातकालीन प्रावधान है जो क्या है, जिसमें चर्चा है राष्ट्रीय आपातकाल। अगर देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल आ गए तो अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा सकते हैं। जिसे लगाने देश की स्थिति ठीक ठाक नहीं है तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकते हैं। आपको कमेंट में भी बताना है कि अभी तक भारत में कुल कितने बार आपातकाल की घोषणा की गई है। आइए आगे अनुच्छेद 356 की बात करें, राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल और 368 में है संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि संविधान संशोधन का जो चर्चा कहाँ किया गया है तो 368 में किया गया है। आगे हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में लगातार कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। कहता है संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए? 11 सत्र। जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो कुल 11 सत्र हुआ। उसके बाद 11 सत्र का मतलब 11 बैठक हुए, उसके बाद अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। कहता संविधान सभा के 5वें सत्र का आयोजन 14 से 30 अगस्त 1947 को किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद
संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा 1952 ईस्वी तक इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। कब तक कार्य किया अस्थायी संसद के रूप में? तो 1952 तक। आगे चर्चा करें, प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ वो हुआ 17 अप्रैल 1952 को, जिसे भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद किया गया। इसको कब किया गया? तो भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद। सवाल पूछेगा कि प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो 17 अप्रैल 1952 को। कहता स्वतंत्र भारत का प्रथम संसद सत्र जो चला वो 13 मई 1952 को चला। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया। कितने समिति बनाए गए? तो 22 समिति बनाए गए। आगे है, कहता जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अगर कभी सवाल पूछे कि अंतरिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया, वो कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। आइए आगे चर्चा करें अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो किसको कौन सा विभाग दिए गए उस पर हम जरा चर्चा करते। कहता है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जो रखे गए वो रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। आगे गृह मंत्री, गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण विभाग जो रखा गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है वो है एकता दिवस। कौन सा दिवस है? एकता दिवस। सर एकता दिवस जो मनाए जाते वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आपको मैं एक बात चर्चा कर दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी सवाल पूछे कि भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जानते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सवाल पूछे कि सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनाई गई है वो कितना मीटर है तो 182 मीटर है। कहाँ बनाया गया है? तो अहमदाबाद में। कहाँ बनाया गया? तो अहमदाबाद में, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ बनाया गया? तो अहमदाबाद में। आइए आगे कृषि एवं खाद्य विभाग है जो जिम्मा दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संबंधित है वो अपने बिहार के जीरादेई से संबंधित है। एक गांव है जिसका नाम है जीरादेई। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए। आगे रक्षा मंत्री जो बनाया गया वो बनाया गया बलदेव सिंह को। और कानून मंत्री जो दिया गया वो दिया गया जोगेंद्र नाथ मंडल को। और श्रम मंत्री जो दिया गया वो बाबू जगजीवन राम को। आइए हम आगे चर्चा करते। आगे जो है वो है 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी थे। और संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी जो सलाहकार थे वो थे B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। कहता संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। कितने देशों के संविधान को लगभग अध्ययन किया गया? तो 60 देशों के संविधान को लगभग अध्ययन किया गया। अब है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रमुख बैठक। प्रथम बैठक जो हुआ वो हुआ 9 दिसंबर 1940 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सर द्वितीय जो बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1940 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष जो चुना गया वो चुना गया हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तृतीय जो बैठक हुए 13 दिसंबर 1940 को। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में उद्देशिका बना, प्रस्तावना बना। कहता है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया। अगर कभी सवाल पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया उसको सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। कहता संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितने थी? बिहार थी। आगे संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे अध्यक्ष?
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आइए कुछ समितियों पे हम चर्चा करें। कुछ समितियों पे हम जरा चर्चा करें कि कौन कौन सा समिति था। तो है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष चुने गए वो चुना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया बी आर अम्बेडकर को। आगे हम अगर चर्चा करें, सलाहकार समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछता कि सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति तो जे बी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो एच सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम चर्चा करें, कहता है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। कभी अगर सवाल पूछे कि अंगीकृत कब किया गया, अपनाया कब किया गया, तो 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को। कहता है भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितने दिनों का समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर सवाल पूछेगा कि जो मूल संविधान है उसको किसने लिखा सर, तो प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल संविधान को लिखा। आगे हम अगर बात करें तो लिखा गया है मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद। हम क्लास के इस सेशन के शुरुआत में हम अब बात किए, और 8 अनुसूचियां। सर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 470 प्लस है। अब 12 अनुसूचियां हैं और कितने भाग है, तो 25। लेकिन उस समय मूल संविधान में जो कितने भाग थे, तो 22 भाग था। हम पीछे भी चर्चा किए कि मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो है 22 भाग। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम अपनी सेशन की समाप्ति यहीं पे करते हैं। धन्यवाद।